Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th, 13th, and 14th of July. 12, 13 और 14 जुलाई 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे और शुरू करेंगे सबसे पहले एनालिसिस। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने ये कहा था कि नोट्स उनको चाहिए, जो भी न्यूज़पेपर एनालिसिस हो रहा है उसके नोट्स चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आज से मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा नोट्स। पहले हमारा एक्चुअली एक प्लान चलता था जिसमें मंथली आपको नोट्स मिल जाती थी, तो आई थिंक स्टार्ट दैट प्लान, ताकि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े और आप जो भी हम नोट्स बनाएंगे वो आपको उसी के तहत डेली का डेली मिल जाएगा। प्लस उसका अपन कोशिश करेंगे कि मंथली कंपाइलेशन भी मिल जाए। चूंकि ये आज से शुरू होगा प्रोसेस, यानी कि 14 जुलाई से, तो 14 जुलाई से ही आपको न्यूज़ भी अवेलेबल रहेगी। उसके पहले की आप मत भूलिएगा कि सर मार्च में, अप्रैल में की करें, वो हम धीरे धीरे कंपाइल करके कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर दें। बट फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास पूरी नोट्स रहें, तो वो हम कर देंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को और देखते हैं सबसे पहले सवाल क्या क्या है आज के। पहला सवाल है अरहर के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है अरहर इज लार्जली अ रेन फेड खरीफ क्रॉप। दूसरा कह रहा है अरहर इज नॉट अ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। तीसरा कह रहा है तमिलनाडु एंड केरला आर द लीडिंग कल्टीवेटर्स ऑफ अरहर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से कितने स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं। तो अगर आप करेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो मैं आपको बता दूं इसमें 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही कि रेनफेड खरीफ क्रॉप है ये लार्जली, और अरहर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप नहीं होता है। 150 से 180 दिन लगते हैं लगभग इसमें, तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप तो बिल्कुल नहीं है। तमिलनाडु एंड केरला आर द लीडिंग कल्टीवेटर्स ऑफ अरहर, ये गलत स्टेटमेंट्स है। आपके लिए सवाल ये है कि कौन से जो स्टेट्स हैं वो लार्जेस्ट कल्टीवेटर्स है अरहर के, तो दिस इज द आंसर विच यू कैन गिव मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना। दूसरा सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001, ठीक है। प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द एक्ट रिकॉग्नाइजेस फार्मर्स एज प्लांट ब्रीडर्स एंड परमिट्स देम टू रजिस्टर देयर वेराइटीज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर इंडिया जॉइंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 1 only 2 only both या नन। तो अच्छा सवाल है, आसान सवाल है हालांकि। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, बोथ 1 and 2। पहला स्टेटमेंट की एक्ट रिकॉग्नाइज करता है फार्मर्स को एज प्लांट ब्रीडर्स एंड परमिट्स देम टू रजिस्टर देयर वेराइटीज, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर इंडिया जॉइंड द डब्ल्यूटीओ, तो ये भी सही है। 2001 का ये एक्ट है और इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर तो 1995 में ही बन गया था जब डब्ल्यूटीओ बना था, है ना। हालांकि उसके पहले GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, है ना। तो वो था, उसके बाद फिर आपका डब्ल्यूटीओ 1995 में बना और उसके बाद 2001 में ही आया, तो ये भी सही है। यहाँ पे देखो लिखा भी है। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया पेप्सिको का एक अपील था जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया हमारे आलू की जो वैरायटी है जिसको हमने रजिस्टर कराया है वो आलू ग्रो कर रहे थे ये लोग, है ना, तो ये रिजेक्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 2 years विद अ मैक्सिमम ऑफ 2 annual extensions। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड्स फॉर सर्विस एक्सटेंशन। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव, कोई ही करेक्ट नहीं है। जो CBI का डायरेक्टर होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का डायरेक्टर होता है, उनका टेन्योर 2 साल का होता है, लेकिन मैक्सिमम 3 annual extensions मिल सकते हैं। 3 annual extensions कैन बी देयर। इसके अलावा जो रिकमेंडेशन वाली बॉडी है वो 5 member पैनल है फॉर ED। 5 member पैनल जो कि कंपोज होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स एंड ये लोग रिकमेंड करते हैं, ऐसे लोग रिकमेंड करते हैं सर्विस एक्सटेंशन फॉर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है ना। एंड दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड हाई कोर्ट ने भी रिसेंटली बोला है कि एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर टू द ऑफिसर शुड बी डन ओनली इन रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस। एंड सच एक्सटेंशन का जो रीजन है, जो कमिटी बैठे वो रिटर्न में रीजंस दे कि क्या रीजन थे कि इसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है ना। अभी संजय मिश्रा का जो एक्सटेंशन है कैंसिल किया गया बाय द हाई कोर्ट, है ना। 31 जुलाई तक का उनको टाइम दिया गया है कि आप बिल्कुल हटेंगे यहाँ से, है ना। तब उनको 3rd एक्सटेंशन था, लेकिन उनका ये कहना था कि जो पुराने 2 एक्सटेंशन थे वो बाय लॉ नहीं थे, इसलिए इनवैलिड थे।
आगे मूव करते हैं, कुछ 2-3 दिनों की जो न्यूज आइटम्स में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छूटे हैं वो हम देख लेते हैं। पहला है ए वेब के रिगार्डिंग, यानी एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के रिगार्डिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 3 members of the election commissioner of India, they will be attending the 11th meeting of the executive board of AWEB। अब ए वेब क्या है? एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। तो याद रखिएगा ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज का वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज का जो कि वर्ल्ड वाइड काम करती हैं, ठीक है ना। एंड इसका लॉन्च जो हुआ था 2013 में हुआ था ए वेब का, यानी एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का जो बना था ये, वो कब बना था? 2013 में। कहाँ बना था? सियोल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है वहां ये बना था, सियोल में, ठीक है ना। 119 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज आर मेंबर, ठीक है, याद रखिएगा। 119 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज इसकी मेंबर्स हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी है कहना चाहिए। इसके अलावा इंडिया ए वेब सेंटर भी है एक, जो कि न्यू दिल्ली में 2019 में बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इंडिया का जो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का जो सेंटर है वो दिल्ली में बनाया गया है 2019 में। एम क्या है? टू डॉक्यूमेंट एंड रिसर्च फॉर शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ ए वेब मेंबर्स, है ना। तो जो ए वेब कंट्रीज के मेंबर्स हैं उनके ऑफिसर्स जो हैं इलेक्शन रिलेटेड, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना, यही इसका विजन है, एम है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज़ है वो है अटलांटिक मैनहट्टन एंड आपका चेज़ापीक बे, ठीक है ना। तो अटलांटिक मैनहट्टन एंड चेज़ापीक बे। अटलांटिक मैनहट्टन क्या है? इट्स अ फिश एक्चुअली, याद रखिएगा। याद अभी रिसर्चर्स ने कहा है कि ओवर फिशिंग हो रही है अटलांटिक मैनहट्टन की एंड ये इनके नंबर्स जो है काफ़ी डिक्लाइन होते जा रहे हैं एंड इनका रिप्रोडक्टिव रेट भी काफ़ी कम होता जा रहा है, स्पेशली एट द मॉब जैक बे रीजन। मॉब जैक बे रीजन क्या है? ये एक इनलेट है इन द चेज़ापीक बे। चेज़ापीक बे बिल्कुल आपका अमेरिका वाला पार्ट से, वहाँ से इनलेट है एक तरीके से अटलांटिक ओशन में। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी दोनों चीज़ें। तो थोड़ा अटलांटिक मैनहट्टन के बारे में देख लें। इसका साइंटिफिक नेम है ब्रेवोर्शिया टायरैनस, याद रखिएगा, ब्रेवोर्शिया टायरैनस। फैमिली है इसकी क्लूपिडे फैमिली है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फैटबैक या बंकर या पोगी या मॉसबैक, ये इसके अलग अलग नाम है। हैबिटेट है फाउंडेड इन द कोस्टल एंड एस्चुराइन वाटर्स फ्रॉम नोवा स्कॉशिया टू द नॉर्थ फ्लोरिडा एंड अटलांटिक कोस्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में है। चीज़ापेक पीक बे जो है वहाँ पे। तो ये है आपका जो फिश है ना, याद रखिएगा, अटलांटिक मैनहट्टन। एंड ये रीजन आपको दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे, आप देखो मैप में, तो न्यू जर्सी दिख रहा है आपको, वहाँ पे डेलावेयर दिख रहा है, वॉशिंगटन डीसी, वर्जीनिया, और यहीं पे आपका वॉशिंगटन डीसी से लगा ही हुआ है आपको यहाँ पे चीज़ापेक बे दिख रहा होगा, देखो। और ये इनलेट है, अटलांटिक ओशन में दिख रहा है ना, इनलेट के रूप में काम कर रहा है ये। तो यही आपका है चीज़ापीक बे, याद रखिएगा, चीज़ापीक बे जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो आपको समझ में आएगा कि किस रीजन में है। तो वर्जीनिया वाले पार्ट में है, आप देख सकते हैं वर्जीनिया, आपका ऊपर फिर पेनिसिल्वेनिया है, इधर वेस्ट वर्जीनिया है, केंटकी है, डेलावेयर है, नीचे नॉर्थ कैरोलिना है, टेनेसी इधर साइड उसका बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो रीजन कौन सा है आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ापीक बे आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है यूनाइटेड नेशन का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। लिख लीजिएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सबसे पहले तो ये लिखिए, फिर लिखिए कि कौन निकालता है इसको। यूनाइटेड नेशंस एनुअली निकालता है, यूनाइटेड नेशंस एनुअली निकालता है, यूएनडीपी बोलते हैं इसको, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, प्लस आपका ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI, ये दोनों मिलकर के निकालते हैं। 2010 से इसको निकाल रहे हैं। दोनों नाम फिर से लिख लीजिए, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लस OPHI यानी कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इसके डायमेंशंस की, इंडिकेटर्स की, तो इसमें पहले तो 3 मेन डायमेंशंस हैं, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड आता है। तीनों के 1/3 1/33% वेटेज है। हेल्थ का आप देख सकते हैं 1/3 है, एजुकेशन 1/3 है, लिविंग स्टैंडर्ड 1/3 है, ठीक है ना। डायमेंशंस हैं। अब हेल्थ के 2 डायमेंशंस हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन।
और एजुकेशन के 2 डायमेंशंस हैं, जिसमें ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस है। और आपका लिविंग स्टैंडर्ड के भी आई थिंक 6 डायमेंशंस हैं, जिसमें फिर आपका कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड असेट्स आ जाता है। तो टोटल 10 इंडिकेटर्स है, ठीक है ना, 10 इंडिकेटर, 3 डायमेंशन। इंडिया के अभी इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में बताया गया कि इंडिया ने लगभग 415 मिलियन इंडियंस को पॉवर्टी से बाहर खींचा है बिटवीन 2005-6 एंड 1921, ठीक है ना। और जो इंसिडेंस है पॉवर्टी का, इट हैज फेल फ्रॉम 55.1% टू 16.4%। तो ये ठीक है, आंकड़ा है। आगे मूव करते हैं, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में देखते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया सेंटर का ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 3rd एक्सटेंशन दिया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपको पता है एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। फॉर्मेशन 1956 में हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इट्स अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हिस्सा ये है ना। तो ये सब तो आपको पता होगा। और फंक्शंस इसके हैं बेसिकली कि जो कुछ एक्ट्स हैं उनके इन्फोर्समेंट का काम करते हैं। PMLA हो गया 2002 का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है फेमा, इसके अलावा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट 2018 का हो गया, और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा हो गया 1973 का, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये कुछ एक्ट्स हैं जिनके बारे में ये देखते हैं। एंड डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगर हम बात करें तो अपॉइंट किया जाता है उसको एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, एंड द डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा, डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और अपॉइंटमेंट कमेटी रहती है जो कि डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड करती है, ठीक है ना। और इसमें ये भी आपको बता दूं कि CBI और ED के जो डायरेक्टर हैं इनका टेन्योर 2 साल का फिक्स रहता है। अभी 2021 में एक अमेंडमेंट किया गया था, 2021 में अमेंडमेंट किया गया था, किसमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में, और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में। एंड फंडामेंटल रूल्स में ये बोला गया कि मैक्सिमम 3 एनुअल एक्सटेंशंस कैन बी गिवन, 3 एनुअल एक्सटेंशंस दिए जा सकते हैं। अच्छा, ED की जो हम बात कर रहे हैं ना डायरेक्टर की एक्सटेंशन की, उसके 5 मेंबर पैनल लगता है, जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चेयर होता है, विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, एंड वो रिकमेंड करते हैं कि ED की डायरेक्टर को क्या एक्सटेंशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। एंड द सेम कमिटी एक्सटेंड्स द टेन्योर if an enforcement director was worthy of an extension in service। तो एक्सटेंशन का भी रिकमेंडेशन यही कमेटी करती है। होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला टॉपिक है अंडरग्राउंड क्लाइमेट चेंज। बात कर लेते हैं अंडरग्राउंड क्लाइमेट चेंज की। तो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा इशू उठ रहा है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि भैया अंडरग्राउंड क्लाइमेट चेंज शुरू हो गया है। क्या है अंडरग्राउंड क्लाइमेट चेंज? तो इट इज द इम्पैक्ट ड्यू टू राइजिंग सब सरफेस टेम्परेचर, ठीक है ना। जब सब सरफेस टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है ना, सब सरफेस मतलब कि सरफेस के जो नीचे के सरफेसेस हैं, है ना, तो इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग ए सब सरफेस टेम्परेचर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी लाइक द बेसमेंट पार्किंग, टनल रोड्स, सबवेज एंड अंडरग्राउंड रेल, दीज आर द रीजंस व्हाई द सब सरफेस टेम्परेचर इज राइजिंग। मतलब एक जो लैंड जिसके ऊपर आप खड़े हैं, ये तो सरफेस हो गया, इसके अंदर का जो पार्ट है वो सब सरफेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंडरग्राउंड क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है या सब सरफेस टेम्परेचर क्यों रेज कर रहा है? तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि बेसमेंट पार्किंग्स बन रही हैं, टनल रोड्स बन रहे हैं, सबवेज बन रहे हैं, अंडरग्राउंड रेल बन रही है, दीज आर ऑल द रीजंस, ठीक है ना। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज अंडरग्राउंड क्लाइमेट चेंज और सब सरफेस हीट आइलैंड्स, ठीक है ना। इनको अंडरग्राउंड क्लाइमेट चेंज बोलते हैं या सब सरफेस हीट आइलैंड्स कहा जाता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है लामबानी आर्ट, लामबानी आर्ट, ठीक है ना। तो रिसेंटली लामबानी आर्टिजन्स जो हैं दे सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मेकिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्ब्रॉयडरी पैचेस एट द G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड एट भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में G20 की कल्चरल वर्किंग ग्रुप हुई थी, मीटिंग हुई थी, वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फॉर मेकिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्ब्रॉयडरी पैचेस, है ना। लोम्बानी आर्टिजन्स थे। लोम्बानी एक्चुअली एक ट्राइब भी है जिसके जो एक प्रॉपर आर्ट भी है और लोम्बानी ट्राइब भी है ना, तो याद रखिएगा। तो लोम्बानी एम्ब्रॉयडरी जो है ये वाइब्रेंट एंड इंट्रिकेट फॉर्म है टेक्सटाइल एम्बेलिशमेंट का, एंड इसमें कलरफुल थ्रेड्स होते हैं, मिरर वर्क होता है, एंड रिच एरे ऑफ सच पैटर्न्स आर देयर। ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है हम्पी कर्नाटका प्रिडोमिनेंटली, याद रखिएगा। हम्पी कर्नाटका का जो रीजन है, हम्पी जो कर्नाटका में है, वहाँ का प्रिडोमिनेंटली ये
आर्ट फॉर्म है और लंबानी कम्युनिटी जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करती है। और कर्नाटका के कुछ गांव हैं जैसे संदूर रीजन याद रखिएगा, संदूर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ कर्नाटका। केरी तांडा हो गया एंड आपका सीताराम तांडा, बीजापुर, कमलापुर, ये रीजन्स में ये होता है। लोम्बानी क्राफ्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लोम्बानी एम्ब्रॉयडरी यूजेज अ टोटल ऑफ 14 टाइप्स ऑफ स्टिचेस, 14 तरीके के स्टिचेस इसमें यूज़ होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं लोम्बानी एम्ब्रॉयडरी का। लंबानी ट्राइब की बात करें तो लंबानी ट्राइब आर ऑल्सो कॉल्ड द लंबाडीज और बंजाराज, नोमैडिक ट्राइब्स थे ये पहले एंड दे स्प्रेड अक्रॉस संदूरू रीजन, है ना, याद रखिएगा आपका कर्नाटका में, एंड दे प्रैक्टिस दिस आर्ट। ठीक है ना। जीआई टैग संदूर लंबानी को दिया गया था, जीआई टैग 2010 में, ये भी याद रखिएगा। ग्रेनाइट हैज बिन फाउंड अंडर द मून सरफेस नाउ। तो नासा के साइंटिस्टों ने ह्यूज ग्रेनाइट मास बरीड देखा है मून के सरफेस पे, बेस्ड अपॉन द डेटा गैदर्ड बाय द चाइनीज चैंग-ई-1, ठीक है ना, एंड चैंग-ई-2 लूनार ऑर्बिटर्स एंड नासाज लूनार प्रोस्पेक्टर एंड लूनार रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर। तो चाइनीज जो चैंग-ई-1 है और चैंग-ई-2 है उसके डेटा को गैदर किया गया, प्लस नासा का जो लूनार प्रोस्पेक्टर एंड लूनार रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर्स हैं उनके डेटा को देखा गया। तो उसके बेसिस पे नासा ने ये बोला है कि ह्यूज ग्रेनाइट मास इज बरीड अंडर द मून सरफेस। ठीक है ना, ह्यूज ग्रेनाइट मास इज देयर एंड लगभग 50 किलोमीटर इन डायमीटर बिलो द थोरियम रिच फीचर एंड एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक कैल्डेरा बिटवीन द क्रेटर्स कॉम्पटन एंड बेल्कोविक। याद रखिएगा बेल्कोविच, ये सब कुछ वहाँ पे क्रेटर्स हैं, बेल्कोविच क्रेटर है, कॉम्पटन क्रेटर है, उनके उस रीजन के आसपास ही है ये जो कि पाया गया है। ठीक है ना। तो दिस इज द ग्रेनाइटिक मास इन द ऑन द मून सरफेस, आप याद रख सकते हैं। आगे देखो, प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हुए हैं। आप सबको पता है फ्रांस में उन्होंने नई नई डील्स करने की बात कर दी है। तो ये नई डील्स में इंडिया अप्रूव्स प्लान टू बाय 26 न्यू राफेल एम जेट्स। तो 26 नए राफेल एम जेट्स लिए जाएंगे, है ना। 26 राफेल एम फाइटर्स will be operated off the aircraft carriers and 3 additional Scorpion class diesel electric submarines। तो 26 तो हम राफेल एम फाइटर्स ले रहे हैं प्लस 3 स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स ले रहे हैं फ्रांस से। अप्रूवल किसने ग्रांट किया है? डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। हेड कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड करता है। इसने एओएन यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 राफेल मैरीन एयरक्राफ्ट्स along with associated ancillary equipment, weapons, simulators, spares, documentation, बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इसमें हम कुछ देख लेते हैं कुछ कैटेगरी और क्या है। तो जो डीएसी ने एओएन दिया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का, उसने स्कॉर्पियन क्लास के लिए भी दिया है और जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के लिए दिया है वो बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर दिया गया है। हाँ, तो ये बाय इंडियन जब होता है तो इसमें जो सबमरीन्स का कंस्ट्रक्शन होगा वो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया जाएगा। ठीक है ना। एंड जो ये सबमरीन्स है इसमें इंडिजिनस कंटेंट ज़्यादा रहेगा, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। एंड अभी प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि इंडिया और फ्रांस जो है वो आगे के अपने जो रिलेशंस उनको पूरा ओवरहॉल कर रहे हैं और एक तरीके से ये जो ब्रिज बनेगा ये इंडिया विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द वेस्ट एंड द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ की तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया और इंडिया का कहना है कि ब्रिज बना रहे हैं हम वेस्ट और ग्लोबल साउथ के बीच में। तो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। दिल्ली में हालत बहुत ख़राब है, आप लोग जो भी दिल्ली में है प्लीज़ बी सेफ सिक्योर, और अगर अपने घर जा सकते हैं किसी भी माध्यम से तो अभी चले जाएं, दैट इज़ मच बेटर फॉर यू, है ना। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं अपने एंड पे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो वील सी इट हेयर। अब यहाँ पे एडिटोरियल है, एन एक्सेप्टेबल वर्डिक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। अब अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक इंटरफेथ कपल है जिसमें लड़की जो है वो हिंदू है और लड़का जो है वो इस्लामिक है एंड उनका लिव इन रिलेशनशिप था जिसको कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने डिक्लाइन कर दिया प्रेयर बाय द इंटरफेथ कपल फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम पुलिस हरासमेंट। तो इसको डिक्लाइन कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि लिव इन रिलेशनशिप इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। तो अब ऑथर जो है उसका ये कहना है कि दिस इज़ अ रॉन्ग जजमेंट इन द सेंस कि ये जो है वो इंडिविजुअल लिबर्टी को कोई वैल्यू नहीं कर रहा है,
सोशल मोरालिटी के आगे इंडिविजुअल लिबर्टी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो देखो मेरा पर्सनल व्यू तो नहीं मैटर करता है कि मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन ऑथर की व्यूज मैं आपको जरूर बता देता हूँ। ऑथर का कहना है कि पहला तो ये कि कोर्ट जो है वो जो कन्वेंशनल सोशल मोरालिटी है उसको वैल्यू दे रहे हैं रादर देन द प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कोर्ट ने डिस्कार्ड कर दिए हैं सेवरल जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में पर्सनल लिबर्टी को काफ़ी वैल्यू दी है और इस चीज़ को यहाँ पे एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, ठीक है ना। हाई कोर्ट का ये कहना है कि जो लॉ है ट्रेडिशनली वो इन द फेवर ऑफ मैरिज है, नॉट इन द फेवर ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स, है ना। इसके अलावा उन्होंने 125 सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी को भी कोट किया हाई कोर्ट ने, और उसमें कहा उसमें वाइफ लिखा हुआ है ना। अगर आप सेक्शन को पढ़ो, वाइफ नॉट एनी अदर वुमन, तो मतलब वहाँ पे भी मैरिज को सैक्रोसैंक्टिटी मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो मुस्लिम लॉ है उसके अंदर जो सेक्सफुल, लस्टफुल, अफेक्शनेट एक्ट सच एज किसिंग, टचिंग, स्टेयरिंग प्रायर टू द मैरिज इट इज हराम, है ना। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड, ये जजमेंट कहता है ऑलरेडी, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए भी गलत है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर व्हिच हैव बीन मेंटेन्ड एंड ऑथर का कहना है कि द वर्डिक्ट शोज अ क्लियर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सोशल ऑर्थोडॉक्सी। तो ऑथर का ये कहना है कि जो वर्डिक्ट है इट इज द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सोशल ऑर्थोडॉक्सी एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच हैज बीन सेड बाय द ऑथर एंड उनका ये कहना था कि पर्सनल लिबर्टी को अपहोल्ड करना चाहिए था रादर देन दिस। तो दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज। साइंटिस्ट नीड द ऑक्सीजन ऑफ फ्री स्पीच। अब अभी क्या हुआ, रिसेंटली 500 साइंटिस्ट्स एंड एकेडमिशियंस जो हैं दे रोट टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc को लिखा उन्होंने, एंड देयर दे क्रिटिसाइज्ड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, IISc के एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया फॉर प्रोहिबिटिंग अ डिस्कशन ऑन द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। UAPA के अंतर्गत जो डिस्कशन होना था उसको प्रोहिबिट किया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा IISc के, और इसके लिए 500 साइंटिस्टों ने लिख करके दिया कि गलत है ना, दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड। यहाँ तक कि आइजर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च मोहाली पंजाब में, उसने शो कॉज नोटिस दे दिया 2 फैकल्टी मेंबर्स को जिन्होंने ये साइन किए थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो ब्रॉडर सोसाइटी का हिस्सा है। नाउ सी व्हाट द ऑथर वांट्स टू से, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ऑथर का ये कहना है कि साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी पार्ट होते हैं ब्रॉडर सोसाइटी का, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं कि सोसाइटी से अलग होते हैं। तो फिर उनके मेंबर्स के पास भी सेम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो कि सोशल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के, ठीक है ना। दे ऑल्सो हैव द सेम राइट्स एज टू पार्टिसिपेट इन सोशल डिस्कशन जैसे दूसरों के पास है। एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके पास रिसर्च करने का ही तो टाइम है, रिसर्च ही तो करना है उनको, एंड दिस इज देयर प्रिविलेज कि वो ऐसे टॉपिक्स में बात करें, और जब तक वो ऐसे टॉपिक से बात नहीं करेंगे तो एक तरीके से वो अपनी ड्यूटी से हट रहे हैं। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, है ना। एंड साइंटिफिक रिसर्चर्स टू फेल टू स्टैंड अप टू जस्टिस especially at the time of great social turmoil it would be an abdication of the responsibility। देखो नीचे लिखा हुआ है सोशल रिसर्च साइंटिफिक रिसर्चर्स जो हैं अगर वो स्टैंड ना कर पाए फॉर द जस्टिस especially at the time of great social turmoil then it will be abdication of responsibility। एक तरीके से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, नैरो पर्सपेक्टिव जरूर आप बोल सकते हैं कि भाई ये साइंटिस्ट हैं, उनको सोशल क्वेश्चन से दूर रहना चाहिए, उनको तो अपने साइंटिफिक उससे मतलब रखना चाहिए, बट दैट इज अ नैरो पर्सपेक्टिव। साइंटिस्ट ऐसा नहीं है, साइंस ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेटेड सिलो में काम करता है, वो भी सोसाइटी से ही निकला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप उससे इन चीजों को आइसोलेट कर सकते हो, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने कहा एग्जाम्पल ले लो, अगर एनर्जी पॉलिसी पे रिसर्च करनी है आपको तो क्या आप इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को हटा दोगे? नहीं हटाओगे ना। एनर्जी पॉलिसी पे अगर आप रिसर्च करना है, मैं आपको बोलूँ कि भैया कोल अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो कोल बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, बट क्या कोल को हम बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी जस्ट केवल साइंटिफिक बेसिस पे मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपको फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी देखने हैं, उसकी एक्सटर्नलिटीज भी देखनी है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि भैया आप इसको इस तरह से रिमूव नहीं कर सकते टोटल। जैसे AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप ला रहे हो, वो पूरा साइंटिफिक है, लेकिन क्या इससे आप फिर जो एथिकल डिलेमास हैं उनको नहीं, रिसर्चर्स नहीं देखें,
है ना। तो ऐसा तो नहीं आप बोल सकते ना कि रिसर्चर्स केवल साइंस डेवलप करते रहें, और अगर ओपन हीमर जो है अगर उसने एथिकल पार्ट देखा होता तो फिर शायद वर्ड ये इतने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम नहीं फोड़ते ना। अगर उसने देखा हो तो बनाता ही नहीं, है ना। बट उसने क्या क्या हो सकता है साइंटिफिक पार्ट देखा ज़्यादा, तो इस कारण से वो चीज़ हुई। तो वही वाली बात है, ऑथर ने यहाँ पे कही कि आप इनको आइसोलेट नहीं कर सकते। एंड जो ये आपके रिसर्चर्स हैं ये दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इसलिए सोशल इश्यूज से इनको अलग करना सही नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं करते यूनिवर्सिटीज़ में। ऐसा हाई कोर्ट ने 2015 में कहा था कि सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल जो है दे हैव नो एप्लीकेशन टू अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, है ना। इसलिए उनका ये भी कहना है कि भैया यहाँ पे ऐसे आप पुलिस टाइप का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि ये लोग ना बोले, है ना। दे कैन से द फर्स्ट GSI सर्वे ऑफ द सियाचिन। तो यहाँ पे सियाचिन का पहला जो GSI सर्वे हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है, तो बस उसका नाम लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल, तो ये आप याद रखिएगा। जैसे एक याद रखिएगा 5Q1310508 ये क्या है, देखो लिखा हुआ है ना कि यू मस्ट नॉट बी फेमिलियर अबाउट दिस, ये लिखा है देखो 5Q1310508 ये क्या है। तो दिस इज द नंबर असाइंड टू द सियाचिन ग्लेशियर बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट सर्वे। तो पहले सर्वे के दौरान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यही नाम दिया था इसको, सियाचिन ग्लेशियर को। और इसको ये सर्वे हुआ कब था, तो ये 1958 में हुआ था। तो दिस सर्वे टुक प्लेस इन 1958, एग्जैक्टली 65 ईयर्स अगो। VK रैना, याद रखिएगा, टॉप इंडियन जियोलॉजिस्ट थे VK रैना, who at that time was the assistant geologist with GSI, led the first GSI survey of the Siachen Glacier। सियाचिन ग्लेशियर का पहला सर्वे इन्होंने ही लीड किया था 1958 में, VK रैना, याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट, ठीक है ना। और फिर 1984 में बाद में ऑपरेशन मेघदूत जब लॉन्च हुआ तो ये सियाचिन ग्लेशियर का जो पूरा सर्वे था वो काफ़ी काम भी आया था। 1984 में इंडिया का जो मिशन था ऑपरेशन मेघदूत, उसमें काफ़ी काम आया था, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे इंडियाज थर्ड मून मिशन ऑल सेट टू बी लॉन्च्ड टुडे। आज 14 तारीख है, 2:35 पे चंद्रयान 3 विल लिफ्ट ऑफ एंड LVM-3 जो है आपको पता है कि उसके माध्यम से ये लॉन्च किया जाएगा। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 विल टेक ऑफ। मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि सॉलिड पहले होता है, फिर लिक्विड होता है, फिर क्रायोजेनिक, 3 स्टेज होते हैं, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ओनली 3 कंट्रीज सो फार, US, रशिया एंड चाइना, हैव सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून। केवल 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की है मून पे अभी तक। उनमें से पहली है US, सेकंड है रशिया, देन है चाइना, एंड इसके बाद अभी इंडिया शायद अगर सही होता है तो चौथी कंट्री बन जाएगा। तो इंडिया विल मेक एन अटेम्प्ट टू डू द सॉफ्ट लैंडिंग। एंड इसमें चंद्रयान 3 में क्या क्या है, तो इंडिजिनस प्रोपल्शन मॉड्यूल है, एक लैंडर मॉड्यूल है और एक रोवर है। ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर इंटरप्लेनेटरी मिशंस। एंड द PM विल propulsion module जो है will carry the lander and rover from injection orbit till the 100 किलोमीटर lunar orbit। तो इंजेक्शन ऑर्बिट पहले बीच में आता है, फिर लूनार ऑर्बिट आता है, तो उसमें फिर ले जाने का काम प्रोपल्शन मॉड्यूल का रहता है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ज़रूर आप देखिएगा इसका लॉन्च और सक्सेसफुल हो, ऐसे बिल्कुल आप उम्मीद करिएगा, है ना। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे इंडियाज जनवरी जून ट्रेड विद चाइना डिक्लाइन एमिड स्लो डाउन। तो चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है थोड़ा स्लो हुआ है। ये मैं इसलिए बता रहा था कि आपको ओवरऑल इकोनॉमी का पता चलता रहे ट्रेंड क्या है। तो 2023 में अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ की, तो इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड घटा है। न केवल एक्सपोर्ट घटे हैं बल्कि इंपोर्ट भी घटे हैं। अगर हम इंडिया के इंपोर्ट की बात करें तो वो 0.9% घटा है और एक्सपोर्ट की बात करें तो 0.6% घटा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। हालांकि जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा अभी भी वो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, है ना। तो याद रखिएगा। इंडो जापानीज रिसर्चर्स डेवलप ट्रीटमेंट फॉर ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए इंडो जापानीज जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया है ट्रीटमेंट, याद रखिएगा। A team of doctors from Tamil Nadu along with scientists from Japan, they have developed a disease modifying treatment for Duchenne muscular dystrophy।
ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? एक रेयर जेनेटिक डिसीज है, लिख लीजिएगा, इट्स अ रेयर जेनेटिक डिसीज। यूजिंग ये ट्रीटमेंट में क्या है, दे आर नाउ यूजिंग अ फूड एडिटिव जिसमें एक बीटा ग्लूकैन यूज प्रोड्यूस्ड बाय N163 स्ट्रेन ऑफ ईस्ट, एक ईस्ट का यूज किया जाएगा, ऑरियो बेसिडियम पुल्यूलेंस, याद रखिएगा, ऑरियो बेसिडियम पुल्यूलेंस नाम का ईस्ट है, उसका N163 स्ट्रेन है, उसका उसका बीटा ग्लूकैन एक फूड एडिटिव है जिसका यूज किया जाएगा, और ये जेनेटिक डिसीज है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी याद रखिएगा केवल अफेक्ट करती है मेल चिल्ड्रंस को, ओनली मेल चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड। 5000 पेशेंट हैं जापान में, 80,000 है इंडिया में। होता क्या है इसमें कि मसल्स को एक लुब्रिकेंट की जरूरत होती है जिसको डिस्ट्रोफिन बोलते हैं, याद रखिएगा, मसल्स को एक लुब्रिकेंट की जरूरत होती है जिसको डिस्ट्रोफिन बोलते हैं। इट इज एन एंजाइम सिक्रेटेड इन द मसल्स which helps in wear and tear and regeneration of muscles। ये हेल्प करती है wear and tear and regeneration of muscles में। एंड जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण क्या होता है कि मसल्स कैन नॉट प्रोड्यूस डिस्ट्रोफिन, फिर मसल्स डिस्ट्रोफिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, एंड इसके बाद क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं वीक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं जल्दी, एंड पेशेंट बिकम्स व्हील चेयर बाउंड, पहले तो व्हील चेयर में आता है, फिर बहुत ज़्यादा अर्ली प्रीमैच्योरली डाई हो जाता है। पहले तो लगभग 18 साल ही जीते थे, अभी बीच में थोड़ा लाइफ स्पैन बढ़ाया गया है, 28 से 30 साल किया गया है, ठीक है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। India's diabetes epidemic is making its widespread TB problem worse। तो वही वाली बात है, यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो इंडिया में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ मिलिटस, डीएम की जो प्रॉब्लम है, टाइप 2 डायबिटीज़ मिलिटस एंड ट्यूबरकुलोसिस, एक तरीके से कहना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। डायबिटीज़ मिलिटस जो है इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, है ना, तो ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को और बढ़ाता है, क्योंकि अगर हम देखें प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज़ मिलिटस जो था वो लगभग 25.3 में पाया गया, वाइल 24.5% जो थे इनमें से प्री डायबिटिक थे, है ना। एंड इसके अलावा फिर इनमें ट्यूबरकुलोसिस के भी लक्षण देखने को मिलने लगे, ठीक है ना। तो डीएम जो है यानी कि डायबिटीज मिलिटस, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। एंड अगर डायबिटीज मिलिटस है तो टीबी आप क्योर करना भी ज़्यादा कठिन होता है। तो दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।